आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सेकेंड यूनिट का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है समझिए आप। और स्टेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें एक ऐसे कैरिंग कंडक्टर वायर लिया, ऐसे कैरिंग कंडक्टर वायर, इसमें करंट फ्लो किया, आई एम्पीयर की धारा इसमें बह रही है। इसको जानने के पहले आप थोड़ा सा और डिटेल में जाइए। अगर आपके पास कोई एक चालक तार है, जैसे ये चालक तार एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आप ये बताइए, ये कॉपर वायर है, इस पर कितना चार्ज है? इस पर चार्ज नहीं है, यह उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन यानी यह न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और स्टेट ने क्या किया, इसके बगल में यहाँ पे एक चार्ज को रखा, चार्ज को रख करके और देखा इस वायर के पास रख करके क्या इस पर कोई फोर्स लगा है। तो आप जानते हैं इस पर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर चार्ज नहीं है। और दो आवेशों के बीच में फोर्स तब लगता है जब दो आवेश हो। इसमें तो आवेश है नहीं, यहाँ पर केवल एक ही आवेश है, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स क्या था, जीरो था। इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था। अब क्या किया वो, इसमें जो है करंट प्रोवाइड कर दिया, धारा। अब परेशान नहीं होइएगा, हम करंट को ऐसे कर रहे हैं ऊपर से नीचे, इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग आगे बताएंगे। इसमें आई करंट फ्लो कर दिया। अच्छा, जब आई करंट फ्लो करेगी इस वायर में, तो क्या इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करंट को चलने के लिए क्या बहती है, क्या इसमें चलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर करेंगे उतना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे। इसका मतलब इसमें टोटल चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। यानी इसमें करंट फ्लो कर रही है तो भी ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर वायर न्यूट्रल है, और करंट फ्लो नहीं कर रही थी उस समय भी इस कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो है न्यूट्रल आवेश था, न्यूट्रल चार्ज था। अब वो देखा जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो क्या इस पर फोर्स लगता है, इस चार्ज पर? तो क्या लगेगा फोर्स? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि इस कैरिंग कंडक्टर वायर पर कोई चार्ज नहीं है। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसके अंदर जो है चार्ज है। नहीं, जितने चार्ज यहाँ पर इंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अगर इसके अंदर इनकेस मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो 1000 रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जितना इंटर किए उतना निकल गए, जितना है उतना यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसलिए इसका जो है टोटल चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो अगर कोई कैरिंग कंडक्टर वायर है, अगर इसके बगल में ऐसे कोई चार्ज रखा गया है तो आर्स्टेड ने देखा कि इस पर तो कोई चार्ज लग ही नहीं रहा, कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस चार्ज के ऊपर। उसके दिमाग में कुछ ऐसा विचार आया, उसने क्या किया, इस जो है कैरिंग कंडक्टर वायर में करंट को फ्लो कर दिया और इस स्थिर चार्ज को क्या किया, v वेलोसिटी दे दिया। कौन सा वेलोसिटी दिया? v वेलोसिटी दिया। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन देखा अरे ये तो बहुत बड़ी घटना घट गई। हुआ क्या कि जो ही इसको v वेग से इसको एक्सेलरेट किया, आगे की ओर बढ़ाया, v वेलोसिटी दिया, तो ये सीधे ना जाकर के ऐसे हो गया, ये सीधे बढ़ गया, चार्ज सीधे बढ़ करके ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर कोई फोर्स लग रहा। जब स्थिर है, जब रुका हुआ है, जब ये रेस्ट पोजीशन में है, तब इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कोई वैद्युत बल नहीं है। लेकिन जो ही इसको भी दे दिया गया तो
ये अपने मार्ग से ऐसे डिविएट हो गया और इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का नाम रखा गया, देखिए, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी जब किसी कैरिंग कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करती है, कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, तो देखा गया ये अपने अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, मैग्नेटिक इंडक्शन उत्पन्न करती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब इस चार्ज स्थिर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो ही इसको v वेलोसिटी दिया गया, v वेग दिया गया, तो इसको अंदर जो है इस चार्ज पर क्या उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो गया, चुंबकीय बल उत्पन्न हो गया और एक चुंबकीय बल इसको क्या किया, ऐसे लेके चला गया। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा, चुंबकीय छत, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय छत क्या होगा। यानी अब तो ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके अगल बगल में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखेंगे हम लोग, कैपिटल बी से। एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, उसको कैपिटल ई से लिखते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल बी से लिखेंगे। अभी तक चार्ज था, अब चार्ज क्या करेगा, किसी वायर में फ्लो करेगा, करंट बहेगी और करंट जब फ्लो करेगी तो क्या जनरेट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। उस फोर्स को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। दो चीजें पढ़ना है हमको, क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए दो नियम पढ़ने हैं, बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है। पहले हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हमें दो नियम पढ़ने हैं। पहले नियम का क्या नाम है, पहला नियम है बायो-सेवर्ट लॉ और दूसरे का नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। दो नियम पढ़ेंगे हम लोग। दोनों नियम को पढ़ने के पहले थोड़ी सी और आउटलाइन जान लेते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या हम पहले से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में देखें। थोड़ा सा देखिए, इसमें अभी हम दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और किस तरह से इसको ब्लैक बोर्ड पर दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको ध्यान दीजिए। ऐसे समझिए इसको, अगर हमारे पास कोई कैरिंग कंडक्टर वायर है ऐसे, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसके चारों ओर ऐसे जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो अंगूठा है, दाएं हाथ का जो अंगूठा है, इसको वो ऊपर रखेंगे और चारों अंगुलियों को ऐसे घुमाएंगे। इसका मतलब इस ब्लैक बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, अब ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल रहा है। अब इधर से दिखाएंगे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसमें दिखाएंगे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता है तो उसको ऐसे दिखाते हैं क्रॉस से, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और बोर्ड के बाहर निकलता है तो इसको दिखाते हैं ऐसे डॉट से, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मान लीजिए हमारे कैरिंग कंडक्टर वायर में करंट ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो अंगूठा कहाँ है, नीचे की तरफ, और चारों उंगलियां ऐसे, इसका मतलब ऐसे। ये तो फिगर हम बना दे रहे हैं ऐसे, इस तरह से, और ऐसे ऐसे है, यहां से ऐसे निकलेगा और इसमें ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या होगा,
घुसेगा तो ऐसे क्रॉस दिखाएंगे यहाँ पर, और इस साइड में डॉट दिखाएंगे यहाँ पर। ये आउटलाइन चीजें है, इसको आप थोड़ा सा समझते रहिए, धीरे धीरे समझिए इसको। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञान करने के लिए राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको। ऐसे जो है अंगूठे को ऐसे रखेंगे, अंगूठे को किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और चारों जो उंगलियां हैं इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। जिधर उंगलियां जाएंगी उधर चुंबकीय बल रेखाएं का लीजिए या चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए हमारा चार्ट है, ऐसे चार्ट है, करंट कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर, तो अंगूठा कहाँ रखा, ऊपर। अब देखिए अंगूठा उंगली ऐसे, तो इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का करेंगे, ऐसे जनरेट होगी, ऐसे जनरेट होती रहेगी। अगर हमको निकालना हो कि इस कैरिंग कंडक्टर वायर से 1 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, तो उसको निकालने के लिए हमें 2 नियम पढ़ना है। पहले नियम का नाम है बायो-सेवर्ट का नियम, अब दूसरे नियम का नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। 2 नियम पढ़ लेंगे। अब फिर जब ये नियम पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे कि कोई चार्ज अगर है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे। यही 2 चीजें इस यूनिट में हम लोग को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्शन ज्ञात करने का तरीका एक और होता है, राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ऐसे करंट फ्लो कर रही है ऐसे ऊपर, और हमें निकालना हो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, यहाँ पर दिशा को समझिए, दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिशा किधर होगी, तो ऐसे क्या करेंगे, दाएं हाथ को, अंगूठे को, चारों अंगुलियों को एक पास चिपकाएंगे, अंगूठे के पास रखेंगे, इस अंगूठा को इसके परपेंडिकुलर रखेंगे, और अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में ऐसे, और चारों अंगुलियों को वहां रखेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर यहाँ पर ज्ञात करनी है तो अंगूठे को रखा, चारों अंगुलियों को रखा और धक्का दिया, ऐसे धक्का दिया। धक्का ऐसे नहीं देते हैं, धक्का ऐसे देते हैं। धक्का का मतलब हुआ हथेली के आगे, तो ऐसे जब धक्का देंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ब्लैकबोर्ड के अंदर होगा। अगर यहाँ पर निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन यहाँ पर, तो सेम वही चीज। देखिए ये हमने अंगूठा को ऊपर रखा, चारों अंगुलियों को यहाँ पे रखा, धक्का ऐसे मारेंगे तो बाहर निकलेगा, तो ऐसे यहाँ पर डाल होगा। अगर हम ऐसे भी करें, राइट हैंड रूल का प्रयोग करें, राइट हैंड पाम और राइट हैंड का प्रयोग करें ऐसे, तो अंगूठा ऐसे इस तरह से ऐसे, तो 2 रूल हो गए। स्क्रू का रूल भी बोलते हैं इसको, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, पेच का नियम भी बोलते हैं ऐसे, और इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। सब लिखा देंगे, पहले आप समझिए। एक चीज और आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें वेक्टर का क्रॉस रूल आता है। क्रॉस रूल में थोड़ा सा आपको मैं पहले समझा दूं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं जानना। इन सबको नोट भी किया जाएगा, पहले समझिए ऐसे। आप पढ़े होंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड है। अगर लिखा हो ऐसे वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस, अगर मान लीजिए एग्जांपल दें आपको ऐसे, अगर यह वेक्टर ऐसे एक वेक्टर है ए और एक है वेक्टर इधर है बी, तो ए क्रॉस बी किधर होगा, इसको समझिए, इसको भी बहुत आसान है समझना। ए क्रॉस बी है तो ऐसे हाथ को ऐसे रखेंगे, इस तरह से इसे फैला देंगे, इस तरह से ऐसे ही चारों अंगुलियों को पहले वाले वेक्टर पे रखेंगे ऐसे। ए क्रॉस बी है तो ए पर रखेंगे इन चारों अंगुलियों को, ए क्रॉस बी, ए को रख करके बी की तरफ घुमाएंगे ऐसे, ए क्रॉस बी, तो अंगूठा जिधर जाए वही कहलाता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी सी। अब इस सी का जो डायरेक्शन होगा ब्लैकबोर्ड के कहाँ होगा, बाहर होगा, ऐसे होगा सी। अब ब्लैकबोर्ड के बाहर है तो ऐसे डॉट से, अब ब्लैकबोर्ड के अंदर है तो किससे लिखेंगे, क्रॉस से। अगर पूछा जा रहा है बी क्रॉस में, तो चारों अंगुलियों को रखेंगे बी पर, बी क्रॉस से, अंगूठा कहाँ है
अंदर की ओर है, बी क्रॉस ए तो अंदर की ओर, ए क्रॉस बी तो बाहर। अच्छा, एक और है, इसको देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए। ये कहाँ है, बाहर, ऐसे हवा में है, और बी किधर है, इधर है, वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए इसे हमें क्या करना है, करना क्या है, ध्यान दीजिए। इन चारों को कहाँ रखना है, बाहर की, ऐसे ये वेक्टर ये बाहर है तो चारों अंगुलियों को बाहर रखिए, ऐसे बाहर, ऐसे रखिए बाहर। देखिए ऐसे, ये वाला बोर्ड में है अंगूठा, ये क्रॉस बी, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर सी, इस साइड में वेक्टर सी। आर्स्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे करंट आई है और यहाँ पर चार्ज को रखा Q, चार्ज हमारा Q है, और जो ही इसे v वेलोसिटी दिया गया तो ऐसे ही चला गया, इस साइड में ऐसे मूव कर गया, तो देखा गया कि आखिर ये कौन सा फोर्स है। इस फोर्स को जानने के लिए एक होती है कंपास निडल, कंपास निडल, कंपास जो निडल होती है वह कुछ यूं आकार की होती है, ऐसे एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल भी बोलते हैं। और एक कंपास जो सुई होती है या जहां पर मैग्नेटिक फील्ड न हो वहां पर रखेंगे तो हमेशा ही उत्तर और नॉर्थ और साउथ के रूप में ढालती है। ऐसे अगर इसको ऐसे रख दिया जाए ऐसे, तो एक मैग्नेटिक निडल जो होती है ऐसे रहती है, और जो ही इसमें करंट देंगे तो ये क्या होती है, ये अपनी जगह से ऐसे जो है हिल जाती है, थोड़ा बहुत अपनी जगह से क्या होगी, हिलेगी, हिल जाती है, मतलब जैसे थी वैसे नहीं रहेगी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और कब डिस्प्लेसमेंट होती है, जब ये चार्ज क्या उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड में जब इस चार्ज को भी वेलोसिटी देते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और हमें दो चीज पढ़ना है इसमें, आपको बताए हैं, पहला ये पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हमारे पास केवल दो नियम है, दो नियम पढ़ना है इसके लिए। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए दो नियम पढ़ना है। पहला है वायो सेवर्ट का नियम, और इसको पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, इन दो नियमों को पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं वायो सेवर्ट का नियम। देखिए वायो सेवर्ट का नियम का मीनिंग क्या होता है, कैसे निकाला है। क्या होता है, पहले केवल आप समझिए, दिखाते हैं इसको, पहले समझिए। उसने एक ऐसे कार्य कंडक्टर बना दिया, बहुत बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक बहुत बड़ा एक जो है कार्य कंडक्टर बना दिया, और उसमें करंट कितनी बार रही है, आई करंट से शुरू कर रही है। और हमें कहीं कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना है। यहाँ पर इस कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो चूंकि बहुत बड़ा ये वायर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो क्या किया हमने, इसमें
एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, ऐसे छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया, इस डीएल में भी कितनी करंट फ्लो करेगी आई। और क्या किया हमने, इस डीएल के सेंटर से, इस डीएल तो हमारा बहुत छोटा एलिमेंट है, बड़ा दिखाया इसमें है बहुत छोटा एलिमेंट, तो इस डीएल के सेंटर से क्या किया हमने, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको हमने ऐसे लिखा दिया, इसको लिखा आर, ए वेक्टर आर है और ए वेक्टर डीएल है। देखिए ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक करंट की डायरेक्शन ही होगी। करंट में भी डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होता है लेकिन है स्केलर क्वांटिटी है। तो डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो करंट की डायरेक्शन होगा, और डीएल के सेंटर से, स्मॉल एलिमेंट के सेंटर से ये जो पॉइंट हमारा पी है, इसको हमने क्या किया, इसे मिला दिया, ये डिस्टेंस हो गया आर। और ये एंगल जो है, यह एंगल जो है थीटा है। एक एंगल कौन सा है, जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है और इसके सेंटर से बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है, लाइन है, उसके बीच का क्या है, एंगल है, क्या हो गया थीटा। थीटा की वैरी कर सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो एंगल वैरी कर सकता है, ऐसे ऐसे वैरी करेगा। ये चीज हमने इतना मान लिया। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है आई, स्मॉल एलिमेंट कितना है डीएल, और इस डीएल के सेंटर से जो पॉइंट पी है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है आर। तो डीएल के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह डीबी होगा। डीबी का मतलब बहुत छोटा मैग्नेटिक फील्ड, बहुत छोटा। जब ये छोटी लंबाई है तो छोटा होगा, बड़ो लंबाई तो बड़ा होगा, तो इसीलिए डीएल लंबाई है तो डीएल लंबाई से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी होगा। उसने बायोट सेवर्ट में देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, क्या डीबी या करंट जो फ्लो कर रही है इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। इसका मीनिंग क्या निकाला उसने, इसमें जितना ही ज्यादा करंट बहेगी उतना ही अधिक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई। और क्या देखा उसने, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। देखा, क्या देखा उसने कि जितना बड़ा ये वायर ले रहे हैं उतना ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या देखा उसने, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा यानी ये जो एंगल वैरी कर रहा है, अगर यह बिंदु पी या यहाँ पे चला है इस एंगल पर, यहाँ पर तो एंगल जीरो होगा। यानी यहाँ पर अगर करंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, यहाँ पर करंट के टॉप पे, इस कैरिंग कंडक्टर वायर के टॉप पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ 90 डिग्री है, सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से वैरी करती है। तो वैरी करती है, और किससे वैरी करती है, साइन से वैरी करती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो मान है, डीएल और आर के बीच के कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। और क्या देखा उसने, डीबी यूनिवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जो यह डिस्टेंस बढ़ रहा है क्यों डीबी का मान घट रहा है। ये आप देखे होंगे रूल, कूलॉम्स रूल में देखे होंगे, आपका जो है ग्रेविटेशनल लॉ में देखा, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। आई इन सबको एक में मिला दिया गया, आया ये डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई r²। और जब ये r² की प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो आएगा dv इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl sin थीटा बाई r², जहां μ0 का नाम है, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। वहां पर क्या था, वैद्युतशीलता, और यहाँ पर क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ m की, सभी बताएंगे इसका यूनिट क्या होती है।
म्यू जीरो की यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, इन सब चीजों का भी बताएंगे। तो ये देखिए ये जो है वैल्यू इतनी आई। अब ये जो हमारा फार्मूला जो निकला, ये हमारा जो फार्मूला है dB बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यह स्केलर क्वांटिटी है और क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म देख लीजिए। वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। और याद करिए आपको बताया गया है यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर, ये मैग्नीट्यूड आता है। अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए तो यह हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई, dB इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर वेक्टर आर बाई आर। या इसको लिख सकते हैं dB बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई dl, इसका मैग्नीट्यूड अगर आर हो आर साइन थीटा बाई आर की। और आप पढ़े हैं वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं वेक्टर डीएल क्रॉस आर। तो यह हो गया वेक्टर dB बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब। ये कहलाता है वेक्टर के रूप में बायो सेवर्ट का नियम, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है। इसको आप नोट कर लें और इसको फिर से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको किस तरह से डिराइव किया जाता है नोट के साथ, इसको कल बताएंगे। आज इसको नोट करें। हो गया।